है। आप लोगों ने देखा होगा, शरद भैया ने एक बार ग्रुप पर माइक्रोस्कोप के माध्यम से कुछ इमेजेस भेजने का प्रयास किया था। यानी अगर मैं इस माइक्रोस्कोप को सिंपल सी लैंग्वेज में और कहूँ तो जो चश्मा हम लगाते हैं, कभी कभी हमें धुंधला सा दिखना शुरू होता है कुछ उम्र के पड़ाव के बाद, तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं, तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। उसी तरह इन सूक्ष्म जीवों को अगर देखना है तो हमें मैग्नीफाइंग लेंसेस, या हम माइक्रोस्कोप सिंपल सी भाषा में कहते हैं। एक्चुअली इन सब चीजों में अगर देखा जाए, ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे कहने का बेसिक रीजन यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा होता है। अब यूजुअली हम लोगों ने जो कक्षा में या स्कूल में जो पढ़ा है, तो हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है मुख्यतः। लेकिन जब हायर एजुकेशन होता है तो फिर मिलीमीटर का उससे भी छोटा जो पार्ट है वह माइक्रोमीटर होता है। अब देखिए, जैसा हम स्केल की पट्टी अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर उसमें 10 मिलीमीटर, लेकिन जो 1 मिलीमीटर होता है उस 1 मिलीमीटर में अगर उसका कन्वर्शन 1 माइक्रोमीटर में किया जाए तो 1 मिलीमीटर यानी 1000 माइक्रोमीटर। अब आप सोचिए कि 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, उसमें 1000 माइक्रोमीटर बैठते हैं। और यह जो मेटाराइजियम है उसका जो साइज होता है यह 3 से 5 माइक्रोमीटर का साइज होता है, और इसलिए यह हमको दिखाई नहीं देता। यानी जैसा हम लोग सुई धागे से जो कपड़ा सीलते हैं, तो वह सुई की जो नोक होती है, नोक, उस नोक से भी छोटा मेटाराइजियम उसका सेल होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इतना छोटा वाला यह जो सूक्ष्म जीव है, यही सूक्ष्म जीव आपको यहां इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव साथ में मिलकर बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं। अब यहां देखिए, राइट साइड में लिखा है कि मेटाराइजियम क्या क्या काम कर सकता है। तो मेटाराइजियम बायो इंसेक्टिसाइड, और हर शब्द में उसका अर्थ हमें दिखाई देता है। जैसा बायो का मतलब जो भी जीवित है उसे बायो कहा जाता है, बायोलॉजिकल कहते हैं, यानी बायो मीन्स जीवित। और इंसेक्टिसाइड में भी देखिए दो अलग अलग इंसेक्टिसाइड, यह जो वर्ड है तो पहला इसमें आता है इंसेक्ट, और किसी भी शब्द में जब लास्ट में साइड यानी CIDE, किसी भी वर्ड में CIDE लिखा हो तो इंसेक्ट मतलब कीड़ा, और साइड का मतलब होता है नाशक, कीट नाशक। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे किसान भाइयों ने अपने आने वाली जो पीढ़ियां है उन बच्चों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेटाराइजियम बायो इंसेक्टिसाइड है, यानी एक जैव कीटनाशक है या प्राकृतिक कीटनाशक है। अब बायो, जैसा मैंने कहा है कि जैविक है, जीवित है, लेकिन प्राकृतिक है, क्योंकि हजारों सालों से यह मेटाराइजियम मिट्टी में ही पाया जाता है।
अब दूसरा जो उसका उपयोग है वह है वेस्ट डिकम्पोजर। इन सभी चीजों में हम लोग आने वाले समय में डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह विषय भले ही साइंटिफिक होवे, लेकिन अगर इसे एग्जाम्पल्स के साथ में अगर एक्सप्लेन किया जावे तो किसी को भी यह चीजें समझ में आ सकती है, वो फिर पढ़ा लिखा हो या ना हो। अब यहाँ जब दूसरा वर्ड हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड में ही उसका मतलब हम जान सकते हैं। वेस्ट यानी जो हमारे खेतों में, मान लो हमने गेहूं की फसल काटी या हमें धान की फसल काटी, तो जो भी फसल का काटने के बाद जैसा पराली कहते हैं चावल में या धान में, तो वो पराली वेस्ट होता है और उसको डिकम्पोज करने के लिए, अब डिकम्पोज का मतलब क्या, तो वह जो प्लांट का पार्ट है जो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन वही चीज मिट्टी का डाइट करके काम करता है। अगर हम उसे उसी खेत में अच्छे से डिकम्पोज करें तो वह मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है उनका भोजन का काम करता है। लेकिन वह डिकम्पोज करने के लिए एक रिएक्शन होना जरूरी होता है। जैसा किसी भी चीज को डिकम्पोज करना है तो सूक्ष्म जीव या अलग अलग रिएक्शंस होना जरूरी होता है। अब मान लो जैसा गेहूं है, चावल है, या चने जैसी दाल है, या मूंग जैसी दाल है, इन सब पौधों में अलग अलग कंपोजिशन होता है और उसको अगर डिकम्पोज करना है तो अलग अलग एंजाइम्स भी लगते हैं, और वे सारे एंजाइम्स मेटाराइजियम जैसे सूक्ष्मजीव नेचुरली या प्राकृतिक माध्यम से खेतों में ही तैयार करने में सक्षम होते हैं। तीसरा यहाँ पे उपयोग प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और जैसा मैंने कहा है कि हम लोग आने वाले समय में हर शब्द का महत्व और उसी में से उसका ज्ञान हमें मिल सकता है। यहां देखिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो किसी भी पौधे की जो उत्पादकता होती है या प्लांट की ग्रोथ बढ़ोतरी का काम ये सूक्ष्मजीव करते हैं। अभी ऊपर का जो वेस्ट डिकम्पोजिशन का एक मैकेनिज्म यहाँ पे हमने देखा कि फसल काटने के बाद में जो प्लांट के रेसिड्यूज खेतों में होते हैं, उस प्लांट के रेसिड्यू में कुछ भोजन होता है मिट्टी के लिए। यानी जैसा मिट्टी का डाइट हम लोग कहते हैं, तो उस मिट्टी का भोजन इस पौधों के बचे हुए पार्ट में होता है। तो उसको जब तक हम लोग डिकम्पोज नहीं करते, यानी अब मैं आपको एक सिंपल सा एक अलग तरीके से एक एग्जांपल बताता हूं। हम लोग रोजाना तुअर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल चावल के साथ में खाई जाती है। लेकिन जब तक वह दाल हम पकाते नहीं है, यानी जो हार्डनेस होता है दाल में का, वो हार्डनेस को हमें उसे सॉफ्ट करना होता है। अब यह दाल सॉफ्ट कौन से माध्यम से होती है, तो जब हम उसे पानी डालकर उसे पकाते हैं। यानी जो हार्डनेस है उसका सॉफ्टनेस आने के लिए पकाना यह जरूरी होता है। और जब वह सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट होने के बाद में
वो क्रश हम लोग उसे कर सकते हैं। और जब वो क्रश होता है, इसका मतलब जब वो पानी में घुलता है तो पानी में दाल के सारे अर्क आ जाते हैं। उसी तरह पौधे पर जब सूक्ष्म जीवों की, स्पेसिफिकली पौधा यानी मेरा कहने का मतलब, हमने फसल काट ली है, धान की फसल, और उसके जो प्लांट के रेसिड्यूज है उसको जब तक पूरी तरह से निचोड़ कर उसमें का जो भोजन होता है वह निकालने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पे दाल का एक एग्जांपल दिया कि दाल जब तक गर्म नहीं होती तब तक वह सॉफ्ट नहीं होती, उसी तरह जो सूरज यानी सनलाइट सूक्ष्म जीवों के साथ में और कौन काम करता है, तो सनलाइट काम करता है। लेकिन उसके साथ में और कौन काम करेगा, जो पानी जिसमें ये सूक्ष्म जीव डाल के हम छिड़काव करते हैं। यानी पानी के वजह से मॉइस्चर डेवलप होता है, सनलाइट के वजह से हीटिंग होता है, और सूक्ष्म जीव उस पौधे को डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज का मतलब यह है कि पौधे में जो जो तत्व उपलब्ध है वे सारे तत्व मिट्टी में जाना चाहिए। कुछ कुछ विषय है, हमें बार बार इन सब चीजों में समझना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, यानी जैसा हम लोग दाल को जो हार्डनेस का कन्वर्शन सॉफ्टनेस में होता है, और वही दाल जब सॉफ्ट होती है उसे क्रश किया जाता है तो दाल में के जितने भी आवश्यक गुणधर्म हैं वे सब पानी में आते हैं। और वही दाल का जो पानी होता है वह पानी जब हम लोग सूप की तरह पीते हैं तो सारे जो गुणधर्म है दाल के वे हमारे शरीर में जाते हैं। उसी तरह पौधे का जो भोजन है वह मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो सॉरी, जो मिट्टी का जो भोजन है वह जो भोजन हम कहते हैं कि फसल काटने के बाद जो भी रहेगा वह अपने मिट्टी का भोजन करके काम करता है। कल मेरे हिसाब से आदरणीय भटसावळे साहब ने भी आप लोगों को इसी विषय में कहा होगा। यानी एक एग्जांपल अलग देता हूं मैं कि जैसे ज्वार होती है, ज्वार का दाना इंसानों के लिए, ज्वार का जो नीचे का पार्ट बचा होता है जिसे हम ट्रैश कहते हैं, वह मिट्टी का भोजन या मुख्यतः स्पेसिफिकली गोमाता का भोजन, और जो जड़ें मिट्टी में अंदर रहती है वे मिट्टी का भोजन या सूक्ष्म जीवों का जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। तो यह प्रकृति है। ज्वार का दाना हम लोगों के लिए, जो हमारे यहाँ जैसा ज्वार का ढांडा कहा जाता है, तो वह या तो जानवरों के लिए यानी गौ माता के लिए, और नीचे का जो पार्ट है वह पार्ट यह मिट्टी में उपलब्ध जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए होता है। यानी ये जो 3 टर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बायो इंसेक्टिसाइड, वेस्ट डिकम्पोजर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब चौथा बायो फंगीसाइड। जैसा मैंने कहा है कि कोई भी क्रॉप होवे, उन क्रॉप पर फंगस का अटैक होता है। यानी जैसे कोई भी स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल दिया जाए तो कोलेटोट्राइकम या फ्यूजेरियम, अभी जहां जहां पे चने की खेती है उन सब चने की खेती में
फ्यूजेरियम नामक फंगस का अटैक होता है और उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए बायोफंगिसाइड, मेटाराइजियम जैसे, लेकिन यहां मैंने बायोफंगिसाइड चौथे नंबर पे डाला है क्योंकि मेटाराइजियम का मेन काम है इंसेक्टिसाइड, और जब फंगिसाइड की बात आती है तो ट्राइकोडर्मा मेन फंगिसाइड करके काम करता है। यानी जो ब्रॉड कैटेगरीज है, या तो फंगिसाइड या तो इंसेक्टिसाइड, और उसी वजह से जैसा ट्राइकोडर्मा का महत्व है उसी तरह मेटाराइजियम का महत्व खेती के लिए होता है। क्योंकि खेती में मुख्यतः अगर प्रॉब्लम्स देखी जाए तो फंगल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स है, उसके बाद में इंसेक्ट अटैक के प्रॉब्लम होते हैं, अलग अलग तरह के कीड़े हमारे खेती में लगते हैं। तो जब बीमारियां फैलती है तो ट्राइकोडर्मा काम करता है, जब कीड़ा लगता है तो मेटाराइजियम काम करता है। यह सिंपल सा डिफरेंस हमें सभी को याद रखना चाहिए कि मेटाराइजियम और ट्राइकोडर्मा में मेन डिफरेंस क्या है। अब यहाँ मेटाराइजियम है, इसके लिए बायो इंसेक्टिसाइड सबसे ऊपर रखा है और बायोफंगिसाइड नीचे है। लेकिन ये बायो इंसेक्टिसाइड तो काम करता ही है, लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी के फंक्शंस की बात की है, इन सब फंक्शंस मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाता हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये एक ही स्लाइड पे ऑलमोस्ट हम लोग पिछले 20 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि यह जो ज्ञान होता है, यह जो इंफॉर्मेशन होती है, ये कब आने वाली है कि हम हमारे बच्चों को खेत में लेके जावे, खेती कैसे होती है खेती दिखावे, पौधा कैसे बढ़ता है, पौधे पे कौन सी बीमारियां आती है, पौधे पे कौन से कीड़े का अटैक होता है, यह जब तक हम हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को नहीं दिखाएंगे तब तक इसका महत्व भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो जो हर बार मैं एक कहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को यह सब चीजों का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में गेहूं आता कैसे है, गेहूं या चना आता कैसे है, और वह खेतों में कैसे उगाया जाता है, इन सब चीजों का जो साइंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से बीमारियां फैल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यानी आप यहाँ पे एक नया विषय में यहाँ पे लेना चाहता हूं। आप देखिए कि आज भी बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि जो सिंपली ज्वार की रोटी या दूध, जैसा हमारे यहाँ दूध भाकरी कहा जाता है, तो दूध भाकरी खाकर पूरी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन इंसान ने अपना दिमाग लगाकर अलग अलग तरह के पकवान बनाए। अब आप देखिए कहीं पे भी शादी होवे तो आज 50 तरह की मिठाई देखने को मिलती है, 50 तरह का भोजन देखने को मिलता है, लेकिन वह कितना उपयुक्त है, वह सब चीजें हमें सोचना चाहिए। मैं किसी पकवान को नाम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां पे भी किसी भी पकवान को प्रोसेस होती है, उस पर प्रक्रिया की जाती है, वह अगर तुरंत खाया जावे तो ही अपने शरीर के लिए वह उपयुक्त होता है। लेकिन यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी मिठाई की दुकान में जाइए, आप मिठाई की दुकान में जाओगे तो जो भी मिठाई बनती है
उस मिठाई में मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि 100% प्योर दूध का उपयोग किया गया है। जब मिठाई बनती है उसमें प्योर दूध का उपयोग होता है। तो जब यह मिठाई उस मिठाई की दुकान में रखी जाती है तो आप देखिए कांच की पेटी जैसी पेटी में यह मिठाई रखी जाती है। गुलाब जामुन होवे, काजू कतली होवे या और कुछ भी होवे, लेकिन वह सब चीजें हवा के संपर्क में आती है। और जैसा इससे पहले भी मैंने कहा है कि हवा के जो सूक्ष्मजीव होते हैं यह सूक्ष्मजीव उस मिठाई पर अटैक करते हैं। और कुछ कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं कि अगर गंदगी के बाजू में कोई शॉप होवे जहां पे भी गंदगी है तो वहां की हवा भी खराब होती है और वे सूक्ष्मजीव इस मिठाई पर अटैक कर सकते हैं। और वही जब हमारे पेट में जाएंगे तो ये सारी गड़बड़े होती है। और आप देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आज बनाई हुई मिठाई कम से कम 8-10 दिनों बाद में भी खाई जाती है। लेकिन आप सभी को मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो भी पैकिंग का मटेरियल आप लोग लेके आते हो, जैसा रसगुल्ला है, गुलाब जाम, ये डिब्बे आते हैं, तो आप उसका एक्सपायरी भी देखिए। और ये सब चीजों का मैं यहाँ पे विवरण इसीलिए कर रहा हूं कि ये सब चीजें जब हम लोग खाते हैं तो उन सभी में ये सूक्ष्मजीव जो हवा के होते हैं वो आना शुरू होते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये सूक्ष्मजीव उन मिठाइयों पे बढ़ते जाते हैं। और उसी तरह ये सूक्ष्मजीव, अब ये जो वेस्ट डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है, मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे जाता हूँ। बाकी की चीजें हम आने वाली कक्षा में इस विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां देखिए, यह जैसा मैंने कहा है कि मेटाराइजियम माइक्रोस्कोप में बंदूक की गोली की तरह या विटामिन बी का जो कैप्सूल होता है उसकी तरह दिखता है। और इससे पहले और एक चीज मैं यहां दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए मेटाराइजियम वहां से धागे की तरह आगे बढ़ता है। आप सभी ने दो वर्ड बहुत बार सुने होंगे, माइसेलियम और कोनिडिया। जो मेटाराइजियम यहां दिख रहा है, जहां पे वो लाल कलर का जो बांध दिखा है, उस मेटाराइजियम जो चावल जैसा या विटामिन बी जैसा दिख रहा है, उसमें से कुछ धागे जैसा बाहर आया है। और जब हम मठ कहते हैं या मटकी कहते हैं या जो हरा मूंग होता है, उसमें से जब वह हम लोग मूंग भिजा के रखते हैं तो जर्मिनेट होता है, उसी तरह मेटराइजियम भी जर्मिनेट होता है। और यह इंसेक्ट के बॉडी पर, यानी जब हम हमारे फसलों में कोई कीड़ा लगता है, हम छिड़काव करते हैं मेटाराइजियम का, तो कीड़े के शरीर पे जाके गिरता है यह मेटाराइजियम। और आप देखिए कि वो कीड़े के शरीर पे भी यह मेटाराइजियम कितना छोटा दिखता है, लेकिन पूरी तरह से वो कीड़े को वह जर्मिनेट होके पूरी बॉडी को कवर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि धागे की तरह उसने पूरी कीड़े की बॉडी कवर की है। और एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो छेद होते हैं कीड़े के शरीर के ऊपर, उन छेदों से वह अंदर भी जाता है और अंदर जाने के बाद में इस तरह से पूरी तरह कीड़ा उसकी जो बॉडी है वह कवर करता है। और आपको याद होगा शरद भैया ने एक चीज कही थी
बहुत सी इल्लियां उन्होंने उनके खेतों में देखी, जो या तो मेटाराइजियम या बिवेरिया से वह मरी हुई मिली थी, उनकी मॉर्टेलिटी मिली थी। तो ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी आप सोचिए कि इस स्टेज तक पहुंचना, यानी जो कीड़ा है, हम लोग छिड़काव करने के बाद में कीड़े के शरीर पे मेटाराइजियम को गिरना, उसके बाद में उसके शरीर पर ये जाल तैयार करना, जाल तैयार करने के बाद में वह शरीर के अंदर जाना, और शरीर के अंदर जाने के बाद इस तरह से पूरा कीड़े का जो शरीर है उस सूक्ष्म जीव से ढक कर रखना। और यह जो अलग अलग स्टेप्स है कि छिड़काव किया, कीड़े के ऊपर गिरा, कीड़े के अंदर गया और पूरा शरीर कवर करा, इतना सा जो काम है, इस काम के लिए दुनिया भर में बहुत से जो साइंटिस्ट हैं वे लोग आज भी काम कर रहे हैं। यानी इसमें देखिए किसान जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं कि मेटाराइजियम जब अटैक करता है तो पहले कौन सा पार्ट पे अटैक ज्यादा होता है, कीड़े का कौन सा पार्ट, मुंह पे ज्यादा से अटैक होता है, पेट की जगह पे ज्यादा अटैक होता है, पूंछ की जगह पे अटैक होता है, या और भी कुछ। या जैसे मोस्टली जितने इंसेक्ट होते हैं उनको 6 पैर होते हैं, तो पैर पे अटैक करता है या और भी अन्य जगह से स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें आज भी साइंटिस्ट लोग उस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, उस विषय में रिसर्च कर रहे हैं। अब जिस तरह से इस इंसेक्ट को कंप्लीटली मारने के बाद अब इस तरह का मेटाराइजियम अगर मिलता है, और यह माइक्रोस्कोप में आप देखिए पहला वाला जो चित्र है, पहला वाला मेटाराइजियम माइक्रोस्कोप में जहां पे एपी लिखा है, एपी आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन एपी जहां लिखा है वो एपी का मतलब होता है एप्रेजोरियम। और इस तरह अगर माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो वह कीटनाशक करके काम करता है। लेकिन वह एपी यानी वह जो चित्र है वह अगर माइक्रोस्कोप में ना दिखे तो उसे हम वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, मेटाराइजियम को। अब देखिए इसका मैं सरलता में बताने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ फसल लगी है, उस फसल में अगर कोई कीड़ा आता है और वहां मेटाराइजियम है तो वह कीड़े को मारेगा, तो वह कीटनाशक है। लेकिन हमने फसल काट ली है, फसल काटने के बाद जो पौधे के रेसिड्यू रहते हैं उन रेसिड्यू को डिकम्पोज करने का काम मेटाराइजियम करता है। यानी फसल खड़ी है, कीड़ा है तो कीटनाशक करके काम करेगा, लेकिन कीड़ा नहीं है तो वेस्ट डिकम्पोजिशन का काम किया जाता है। और यहाँ पे एक सिंपल से चित्र में और भी मेटाराइजियम के कुछ अलग विवरण यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। जैसा हमारे यहाँ पे गन्ने का फसल मेनली महाराष्ट्र में कुछ एरिया में लिया जाता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो उसमें व्हाइट ग्रब का अटैक होता है। यह इंसेक्ट होता है व्हाइट ग्रब, यानी जैसा हम लोग मराठी में हुमड़ी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जड़ों के पास में एक कीड़ा है जिसे हम मराठी में हुमड़ी कहते हैं। अभी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह व्हाइट ग्रब इंग्लिश में कहते हैं और मराठी में हुमड़ी, और ये जड़ों को खाती है। जैसा गन्ने की जो जड़ें होती, सर ये हेलो, नेमाटोड होता है क्या सर? नहीं, निमेटोड अलग है। ये निमेटोड नहीं, है गोबर का कीड़ा।
हाँ, गोबर का कीड़ा बोलते हैं जनरली हिंदी में इसको। गोबर का कीड़ा बराबर है, एक्चुअली उसी टाइप Yes. में यह गोबर के कीड़े के जैसा, इसे हम हुमड़ी कहते हैं, और यह जड़ों को खाता है। और मुख्यतः गन्ना होवे या जो हमारा जो फल्ली दाना होता है, फल्ली दाना जिसे हम शेंग दाना कहते हैं, तो फल्ली दाने की जड़ें भी यह खाता है। और इसके ऊपर मेटाराइजियम अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। और मेटाराइजियम का अच्छा अगर भोजन कहा जाए तो यह कीड़ा, इस कीड़े को मेटाराइजियम बहुत अच्छी तरह से, यानी उसका भोजन ही आप इसे कह सकते हो। तो मेटाराइजियम इसके शरीर के ऊपर बढ़ता है, यानी ये जो मैंने कहा यहाँ पे कि मेटाराइजियम उसके शरीर के ऊपर बढ़कर इस तरह से पूरा शरीर को कवर करता है। अब यह जो कीड़ा होता है उसके शरीर पे बढ़ने के बाद उसके शरीर के सारे तत्व, जो भी चीजें शरीर में है, वह सब उठाकर पौधे की जड़ को दिया जाता है। यानी आप देखिए यहाँ पे उस कीड़े में जो नाइट्रोजन है, कीड़े के शरीर में जो नाइट्रोजन है, वह नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम यह मेटाराइजियम करता है। लेकिन जब फसल के पत्तियां या जो जड़ें हैं, जब फसल काटी जाती है, पत्तियां नीचे गिरती है, जड़ें और पत्तों में जो कार्बन होता है, वह कार्बन मेटाराइजियम खुद के शरीर को बढ़ाने के लिए, यानी वह जो कार्बन है वह मेटाराइजियम का भोजन है, और कीड़े के शरीर में का नाइट्रोजन वह वनस्पति का भोजन है। तो यह जो चक्र चलता है, यह खेतों में हमें देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो इसकी जो इसे हम जैसा जो साइंस है, वह साइंस हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना जरूरी है, और इन विषयों का नॉलेज उन्हें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सारा रिलेशन हमारे रोजमर्रा की जो हम लोग जिंदगी जीते हैं सुबह से लेकर शाम तक, यह सारा ज्ञान इसी के माध्यम से हम लोग पा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसका ज्ञान हमें हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है उन्हें देना जरूरी है। और अब आप यही एक चीज सोचिए कि जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती में जो भी सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, फिर वह बीज होवे, फंगीसाइड होवे, इंसेक्टिसाइड होवे, टॉनिक होवे, जो पानी हम लोग यूज करते हैं, मिट्टी का अलग अलग जो प्रकार हम लोग देखते हैं, इन सब में बहुत बड़ा साइंस है। जब पौधा यानी बीज बोने के बाद में जब पौधा निकलता है, तो उसमें सनलाइट का इंटरेक्शन, वहां का टेम्परेचर, वहां का ह्यूमिडिटी, यह सब समझना बहुत जरूरी होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी विषयों में सिर्फ 2 साल अच्छे से काम किया जावे, सिर्फ 2 साल या सिर्फ 2 फसलें, यानी मैं अगर आप सभी किसान भाइयों को अब कुछ सिंपल से जो चीजें यहाँ महाराष्ट्र में अंगूर की खेती में देखी जाती है, मैं उसके विवरण आपको करना चाहता हूं। कितने पौधे लगाना चाहिए, उसका बहुत बड़ा साइंस है। महाराष्ट्र में कुछ किसान भाई 1 एकड़ में 735 पौधे या 1800 पौधे, यानी 735 से लेके 1800 पौधे
लगाते हैं। एक पेड़ पर अंगूर का जो एक पेड़ है उसमें 40 अंगूर के बंचेस आने चाहिए। एक जो बंच होता है अंगूर का उसमें 150 अंगूर आना चाहिए। एक अंगूर का वजन 4 ग्राम तक होना चाहिए। एक अंगूर का जो साइज है वो 18 मिलीमीटर होना चाहिए। अंगूर में जो शक्कर की मात्रा होती है वह 17% प्लस होनी चाहिए, लेकिन 17 का अगर 18 हो जावे और उस समय अगर आप हार्वेस्ट करते हो तो उसका शेल्फ लाइफ कम होता है। 18 की जगह 19% अगर शक्कर होवे तो उसका शेल्फ लाइफ और भी कम होता है, क्योंकि जब शक्कर बढ़ती है तो शेल्फ लाइफ कम होता है। और जो अंगूर है, अंगूर को अंदर से यानी काटने के बाद में उसमें कुछ अलग कलर दिखे तो वह अंगूर ज्यादा दिनों तक टिकता है। अब यह जो अंगूर है, मान लो मैं यह एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पूना से लंदन मार्केट या जर्मनी के मार्केट या यूरोपियन देशों में हम लोग अंगूर भेजते थे। तो अंगूर की फसल जब हम लोग खेत में वह बंच कट करते हैं, कट करने के बाद में यानी वो कट करने का टाइम भी कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो साइंटिफिकली ऐसा लिखा है कि 26 डिग्री से नीचे जब तापमान होता है तभी अंगूर की फसल की कटाई होनी चाहिए। और मान लो अभी मैंने बंच कट किया है तो 1 घंटे के अंदर वह प्री कूलिंग जाना जरूरी होता है। वह प्री कूलिंग जाना जरूरी इसलिए होता है, वह 1 घंटे का अगर 2 घंटा हुए तो अंगूर का जो शेल्फ लाइफ है वह कुछ दिनों से कम हो जाता है। और 26 डिग्री से कम समय में वो क्यों काटना है? क्योंकि अगर हम लोग धूप के समय काटेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ कम होता है, और उसी वजह से अंगूर की फसल जब कटाई होती है तो सुबह 6 बजे या 7 बजे शुरू होती है और 9 बजे या 10 बजे से पहले खत्म हो जाती है। आप कभी भी देखोगे तो मुख्यतः अंगूर की कटाई दोपहर में 12 से 3 के बीच में नहीं करना चाहिए। और 99% अंगूर के किसान भाई यह सब चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइंस है। मैंने जो मिठाई का एक एग्जांपल आपको दिया है कि मिठाई तो बन गई, वह मिठाई के दुकान में जाके रखी भी गई, आप सोचिए हम लोग कितने दिन के बाद वह मिठाई खाते हैं। और वही अंगूर जब पौधे से कट किया जाता है बंच, कोल्ड स्टोर में जाने से पहले अगर 1 घंटा 2 घंटे का देरी भी होता है तो वह खराब होना शुरू होता है। अब आप सोचिए कि अंगूर का रस तो अंगूर के अंदर है, तो भी उसके बारे में सोचा जाता है कि वह कटाई होने के तुरंत बाद कोल्ड स्टोरेज पहुंच जाना चाहिए। यहां मिठाई जब प्रोसेस होती है तो हवा के माध्यम में ही प्रोसेस होती है, असेप्टिकली कोई भी मिठाई नहीं बनती। तो आप सोचिए कि यह जो साइंस है, मुझे ऐसा लगता है आने वाली पीढ़ियों को हमें इन सब विषयों में सिखाना जरूरी है, इन सब चीजों का महत्व बताना जरूरी है। आज मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूं। जियो। आदरणीय शरद भैया जी सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और आज सदन में कुछ नए किसान अपने आए हुए हैं और वो अपनी मिर्च की खेती करते हैं बहुत अच्छी। तो मैं उनको बुलाऊंगा और वो मिर्च के विषय में बताएंगे कि कितने स्प्रे होते हैं साल भर में
और कितनी डोज कैसे डाली जाती है। तो खरगोन से हमारे हैं वीरेंद्र जी, और वो काफी अच्छा उनका मिर्च में उत्पादन अगर खरगोन के आसपास का माना जाए तो शायद मेरे ख्याल पूरे मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट मिर्च पैदा होती है। अगर वो हैं सदन में तो आमे और अपने मिर्च की खेती में डलने वाली दवाओं के विषय में बतावें। रविंद्र जी हैं क्या, या आलोक जी हो? रविंद्र जी है तो रविंद्र जी, हाँ रविंद्र जी आप माइक आपका चालू कर लीजिए। रविंद्र जी माइक खोलो। उन तक बात नहीं पहुंच रही भैया। अच्छा मैं उनको फोन लगाता हूँ दादू, है ना। मेरा खुल गया भैया, मैं आलोक आलोक बोल जी, रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। जी आलोक जी नमस्ते भैया। हमारे पास में ही हैं, वो भी बहुत अच्छा जी का जी काम। आलोक जी, हाँ आप बताइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। जी, अभी जैसा शरद भैया बता रहे थे ना कि मतलब ये मिर्च का एरिया हमारा भी थोड़ा अभी इस समय हो रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे किसान हैं जो अभी मिर्च में थोड़ा कहीं न कहीं देख रहे हैं दूसरों को करते हुए। तो हम लोगों ने भी लगाना शुरू किया है लगभग पिछले 2 सालों से। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने मिर्च में जो है प्रोडक्शन पाया हुआ है। तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने धीरे-धीरे पूरे जो गाँव वाले हैं, वो एक-एक करके हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे यहाँ मिर्च का जो रकबा है, लगभग पिछले साल तो 2 या 3 एकड़ में था। इस बार लगभग वो 25 से 30 एकड़ में हो गया है। तो पहले जैसे हम लोग क्या है, अभी हमारे यहाँ जो भी हम कर रहे हैं, वो ड्रिप पे ही करते हैं पूरा मिर्च की खेती। उसमें क्या होता है कि थोड़ा फर्टिलाइज़र भी देना आसान होता है, क्योंकि ऊपर से अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं, थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा आती हैं क्योंकि प्लांट को मिल नहीं पाता पूरी तरीके से। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि यदि आप ड्रिप से देंगे, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मिर्ची में प्रोडक्शन ले सकते हैं और उनको जो है न्यूट्रिशन सप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी तक ज़्यादातर हम लोगों ने जो भी, जैसे भैया बता रहे हैं, शरद भैया की जो स्प्रे के बारे में, तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे जब फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होते हैं, इनको हम लोग तो बेसल डोज के रूप में जो है, जो उसका बंड होता है, उसमें पूरा दे देते हैं। अब वो जो भी दिया जाता है, वो प्लांट पॉपुलेशन के हिसाब से देते हैं हम लोग। पर प्लांट के ऊपर मान लो लगभग आपका 2 से 2.5 ग्राम जो है, हम दे देते हैं डीएपी को, और लगभग 1 सवा ग्राम जो है हिसाब से हम लोग डाल देते हैं नाइट्रोजन को, और लगभग 1.5 ग्राम जो है पोटाश को रखते हैं। अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं प्लांट जो है वो कितना ले सकता है प्लांट से, मतलब सॉइल से जो है, या आप न्यूट्रिशन को, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और कहीं न कहीं जैसे जो प्लांट होते हैं, उनको हम इंसेक्ट से बचाने के लिए अ उनको जो है, जो उसका प्लांट होता है उसको ट्रीट करते हैं। और ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली अगर कोई इंसेक्टिसाइड है, तो हम लोग जो थाइमेथॉक्सम आता है 30% का, उसका इस्तेमाल करते हैं। और यदि फंगिसाइड अगर लगाना है, तो उसमें हम लोग जो है एक थायोफेनेट मिथाइल करके आता है, उसका इस्तेमाल करके ही हम जो है ट्रांसप्लांट करते हैं उनको। और जब नर्सरी हो जाती है लगभग 19, जब नर्सरी तैयार हो जाती है लगभग 21 से 22 दिन के बाद की, तो हम लोग फिर उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं इस विधि से करके। और जब लगभग ये 18 से 20 या 22 दिन का हो जाता है, तो हम लोग फर्स्ट स्प्रे चालू करते हैं, क्योंकि वो देखा जाता है कंडीशन की, मतलब क्या उसमें इंसेक्ट अटैक कर रहा है या नहीं। यदि वो नहीं कर रहा है तो हम लोग बचते हैं उस चीज़ से, यदि वो कर रहा है तो फिर उसमें हम लोग चालू कर देते हैं। जैसे अगर फर्स्ट टाइम हमने देखा, यदि उसमें कहीं न कहीं यदि थ्रिप्स का अटैक होता है या फिर व्हाइट फ्लाई का होता है, तो उसमें हम लोग जो है इमिडा जो 70% का आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं।
ये लगभग 6 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये भी उस पे देखते हैं कि कहीं कभी कभी इल्ली का भी इस्तेमाल, इल्ली भी अटैक कर जाता है वहां पे, तो 1 ग्राम जो है पर लीटर के हिसाब से इमामेक्टिन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको बचाया जा सके। और उसको और न्यूट्रिशन देने के लिए एक इम्यूनो करके आता है, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है अच्छे तरीके से प्लांट जो है भोजन ले सके और उसका विकास भी हो सके। और फिर उसके बाद जैसे ही लगभग 45 दिन होता है, फिर से एक बार हम लोग जो है आपका ही इम्यूनो का 3 ml पर लीटर के हिसाब से और प्लस एसीफेट और इमिडा का कॉम्बिनेशन आता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि कहीं न कहीं अगर प्लांट में अब ग्रोथ कम हो रहा है, तो हम लोग फिर जो भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे 0 बॉन्ड 34 हो गया, आपका 19-19 हो गया और 13-0-45 हो गया, तो इन सब का भी हम लोग 1.5 किलो या 2 किलो केजी के हिसाब से पर एकड़ में इस ड्रिप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्लांट को जो है पूरी तरीके से ये भोजन मिल सके उसको फर्टिलाइजर के माध्यम से। और फिर जैसे 60 से 65 दिन हो जाता है, देखते हैं कहीं न कहीं उसमें वो डाई बैक वाली प्रॉब्लम आने लगती है, ऊपर से जो पत्ते हैं वो कहीं न कहीं झड़ने लगते हैं या रूखड़ी जैसी हो जाती है। उसमें हम लोग जो है एक माइक्रोब्यूटानिल करके आता है इंडेक्स के नाम से, तो उसका भी हम लोग जो है स्प्रे करते हैं लगभग 1.5 ग्राम जो है पर लीटर पानी में मिला के। और फिर उसके बाद अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें, तो फिर उसमें जो है आप फिप्रोनिल और इमिडा का इस्तेमाल करते हैं, वही 6 ग्राम जो है 15 लीटर पानी में मिला करके। और फिर जैसे अगर फूल की चालू कंडीशन हो जाती है उस समय, तो उसमें हम लोग डिफरेंट प्रकार के जो भी अपने यहाँ मौजूद रहते हैं, चाहे एमिनो एसिड ग्रुप का हो या फिर जिब्रेलिन हो, उनका हम लोग जो है टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है फूल की संख्या बढ़ती रहे और फल ज्यादा से ज्यादा आए हमारे यहाँ। और 75 से 80 दिन में फिर एक बार देखते हैं, तो कहीं न कहीं प्रकोप थोड़ा उनका बढ़ता है, तो उसमें हम लोग जो है स्प्रे में जो है एसीफेट और इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। और फिर जब से पौधा और बढ़ता है, तुड़ाई भी उसकी चालू हो जाती है लगभग ये 90-95 दिन आने में, क्योंकि वहाँ इल्लियों का भी अटैक होता है और व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स और माइट्स का भी होने लगता है। तो वहाँ पे हम लोग जो है एक डेलीगेट करके आता है, डाउ कंपनी का इंसेक्टिसाइड है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो है 2 ml जो है पर लीटर पानी में डाल के, और फिर अपना एक उसमें फफूंदनाशक भी रखते हैं, वही इंडेक्स माइक्रोब्यूटानिल। ये जो है लगभग 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक टॉनिक फिर, क्योंकि जब बार बार हम लोग स्प्रे करते हैं किसी भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का, तो कहीं न कहीं उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है पौधे पे, तो उसके लिए हम लोग एक टॉनिक जो है उसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि उससे जो है पौधे में थोड़ा स्ट्रेस कम आए और फूल के भी जो है गिरे ना। नहीं तो कभी कभी जैसे कभी अगर थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हो जाता है कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड, तो देखते हैं इसमें फूल बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। तो यदि हम लोग टॉनिक थोड़ा उसमें बराबर देते रहते हैं, तो फूल को गिरने की संभावना थोड़ा कम होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद लगभग 105 या 6 दिन पे फिर से एक बार जो है इल्लियों का प्रकोप वहाँ देखते हैं हमारे यहाँ बढ़ जाता है। क्या कारण है ये तो नहीं पता है यहाँ का, लेकिन बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे जो है हम अपना इमामेक्टिन का जो है वही 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और प्लस फिप्रोनिल प्लस इमिडा, ये जो इंसेक्टिसाइड है इसका भी इस्तेमाल करते हैं, वही 6 ग्राम जो है पर लीटर 6 ग्राम जो है 15 लीटर जो है पानी में हम लोग डाल करके। और फिर उसके बाद 120 दिन में लगभग होने के बाद जो है फिर से वही डेलीगेट और एक इंसेक्टिसाइड और एक टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारा पौधा पूरी तरीके से कमजोर नहीं हो जाता। लगभग मान चलो कि हमारे यहाँ तो लगभग 180-90 दिन तक पौधा जो है सरवाइव कर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं जब उसमें से फलत कम हो जाती है, तो फिर उसमें जो है इन्वेस्ट करना उतना अच्छा नहीं होता, तो फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। आपके यह सर कितने तरीके स्प्रे हो जाते हैं आलोक भाई इसमें टोटल? 20 से 25 टोटल हो तो जाते हैं? नहीं 20 तो 25 नहीं होते हैं अपने यहाँ इधर, क्योंकि अभी तो अच्छा हम जी। लोग अब जिस हिसाब से देखते हैं, क्या है कि अब लगभग कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है अब, तो फिर डालते हैं।
अगर नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ देते हैं, अगर कहीं कोई जरूरत नहीं तो फिर नहीं करते हैं। इस हिसाब से लगभग 7 से 8-9 स्प्रे हो जाते हैं अपने यहाँ सर। जी, अब तो और कुछ नहीं रहा, बाकी प्रोडक्शन जो रहता है वो तो अपने हिसाब से रहता है, उसमें कोई ऊपर नीचे होता नहीं, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम भी होता है। जी 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 जी, जी सर। जी बहुत अच्छा। अब मैं विजेंद्र भाई जी जी को भैया, बुलाता हूँ, अगर धन्यवाद वो भैया। या भैया। जी, विजेंद्र जी लेफ्ट हो गए हैं। लेफ्ट हो गए आदरणीय क्या? जी हाँ। जी चलो, मैं उन्हें फोन लगाता हूँ। आप जब तक गणेश जी शायद हैं क्या? हेलो गौर जी गणे- प्रश्न करिए। हेलो। हाँ, आगे आगे। हाँ विजेंद्र भाई, आई आई, हाँ, जी सर स्वागत है आप। नमस्ते। रवि राजपूत एक्चुअली मेरा नाम है, सुमिल अरे केमिकल्स। हाँ, रविंद्र राजपूत जी जी जी। जी जी। आप अपने गुड खरगोन मॉर्निंग। में सबसे ज्यादा मिर्च होती है, और पूरे इंडिया में इस समय मिर्च अगर सप्लाई हो रही है तो खरगोन यस से हो यस रही है। तो आप थोड़ा सा यस। अपनी मिर्च में बताइए कि आपके यहाँ कैसे 20-25 आप ज्यादा स्प्रे करते हैं, कितना उत्पादन आता है, थोड़ा सा बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ जो मैंने अभी तक नॉलेज गेन किया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे कि मेरे मित्र अभी आलोक जी ने भी थोड़ा बताया है, बट उनके यहाँ यूपी में क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी फेवरेबल रहती है और इंसेक्ट का भी इतना अटैक नहीं रहता है, क्योंकि वो क्रॉप काफी कम एकरेज में होती है। यदि मैं बात करूँ निमाड़ रीजन की, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बड़वानी, खरगोन और खंडवा, जहाँ पे कि एमपी का हाईएस्ट प्रोडक्शन लिया जाता है और लार्जेस्ट एरिया माना जाता है। यदि बात की जाए हम एकरेज की, तो लगभग 1,44,000 हेक्टेयर की समथिंग निमाड़ रीजन के अंदर मिर्ची रहती है, जिसमें के जो सेगमेंट चलता है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है G4 सेगमेंट, जो कि छोटा सेगमेंट होता है और हल्का डार्क कलर में, जब हरा रहता है तब डार्क ग्रीन रहता है, और जब पकने पे आता है तब ये एकदम लाइट रेड कलर का रहता है। यदि बात की जाए इसकी नर्सरी से प्रोसेस में थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। जब इसका नर्सरी का प्लांटेशन किया जाता है या नर्सरी का जब सीड सोइंग की जाती है, तो यदि पॉली हाउस के अंदर करते हैं तो इसमें कोई भी सॉइल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और यदि कोई किसान खेत के अंदर तैयार कर रहा है तो सबसे पहले वहां पे एसएसटी के साथ में डीएपी प्लस पोटास लिया जाता है, और साथ में फंगिसाइड, चाहे वो थायोफेनेट मिथाइल हो चाहे कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, इसको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में मिक्स करके प्रिपरेशन के अंदर डाल दिया जाता है। देन फिर उसमें बीज की रोपाई की जाती है या बुआई की जाती है। लगभग लगभग 4 से 5 सिंचाई में इसका पौधा तैयार होता है। इस बीच में प्रिकॉशन ये रखा जाता है कि इसमें डंपिंग ऑफ की समस्या ना आए। डंपिंग ऑफ से बचने के लिए ज्यादातर लोग अभी बायर का जो एलिएट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में एट्रोपॉल हो गया या तो मेटल एक्सिल मैंगोजेब हो गया, इन फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 0.5% 5% लिया जाता है, या तो फिर 80% जो कि बायर का जंप के नाम से आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो ऑप्शन के तौर पे लिया जाता है तो इमडा 70% लिया जाता है। इस प्रकार से नर्सरी को तैयार किया जाता है। नर्सरी की यदि मैं बात करूं तो लगभग लगभग 4 से 5 स्प्रे में 45 दिन की नर्सरी हमारी तैयार होकर रेडी हो जाती है। वहीं बात आती है जब ट्रांसप्लांटिंग की, तो यदि नर्सरी में हमारा पौधा तैयार हुआ है तो उसको 2 से 3 रोज के लिए पहले हम क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो जाए तो नर्सरी से निकालने के बाद में हम उसको धूप में रखते हैं, ताकि कोई भी बच्चा जैसे होता है उसको हम अचानक यदि आईसीयू से बाहर निकालते हैं तो उसको धूप में नहीं ले जाते हैं। वैसे ही पौधे को जब पॉली हाउस से निकाला जाता है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में छांव में रखा जाता है, ताकि वो फेवरेबल कंडीशन में पहुंच सके। देन उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग के जस्ट बाद ही, मतलब जैसे ट्रांसप्लांटिंग चल रही है तो उसमें ड्रेंचिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। 1919 पंप में लिया जाता है, लगभग लगभग 200 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लिया जाता है, और एकड़ की यदि मैं बात करूं तो 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग में
1919 मतलब 19-19-19 का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का मिश्रण किया जाता है 19-19-19 के साथ में। और साथ में लिया जाता है एक फंगीसाइड। वो फंगीसाइड चाहे 0 बाउंड 34 सॉरी वो फंगीसाइड चाहे कार्बाइडाजिम मैनकोजेब हो या मेटालेक्सिल मैनकोजेब हो, दोनों में से एक किसी को भी लिया जाता है एज पर किसान की जो प्रैक्टिस रहती है उसके हिसाब से। देन फिर इसमें सबसे पहला जो स्प्रे जाता है वो जाता है बेनेविया जाता है, जो कि एफएमसी का आता है। अभी अभी नया टेक्निकल स्टार्ट हुआ है जो कि गोदरेज सेल आउट कर रही है, जैसे ग्रासिया हो गया, या तो फिर आईएएल का सिल्वा हो गया, या तो अभी सीमोडिस आया सीजेंटा का। ये 3 टेक्निकल ज्यादा चलन में है जो कि लास्ट ईयर से चलन में आया है। ये हो गया इनका पहला इंसेक्टिसाइड। साथ में जो स्प्रे में लिया जाता है वो या तो एंट्राकॉल लिया जाएगा या तो फिर थायोफेनेट मिथाइल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला स्प्रे कंप्लीट होता है। दूसरा स्प्रे लगभग लगभग 8 से 10 दिन की स्थिति में वापस जाता है और साथ ही साथ में एक बार और ड्रिंचिंग की जाती है। ड्रिंचिंग के साथ में लिया जाता है, इसमें मैग्नीशियम लिया जाता है, साथ में कैल्शियम यदि लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो तो। साथ ही साथ में 0.01% जिब्रेलिक एसिड लिया जाता है ड्रिंचिंग के माध्यम से, ताकि पौधों की जड़ों का विकास समय रहते हुए जल्दी से स्टार्ट हो जाए। स्प्रे की यदि बात की जाए तो सेकंड स्प्रे में लिया जाता है 0.5% वाला फिप्रोनिल लिया जाता है, साथ ही साथ में एक फंगीसाइड। फंगीसाइड में यदि बात की जाए तो नेटिवो भी लेते हैं, ज्यादातर चलन में मिर्ची में नेटिवो है। यदि बात की जाए और भी फंगीसाइड्स की तो जैसे आपके नील ग्रुप के यदि हम ले लिए जाए तो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, या थायोफेनेट तो एक कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है हमारे यहाँ पे, और कार्बाइडाजिम मैनकोजेब माना जाता है। थर्ड स्प्रे की यदि हम बात करें तो उस समय हमारे यहाँ पे लीफ स्पॉट की समस्या आना स्टार्ट हो जाती है, तो हेक्साप्लसजिनेट जो कि जाता ही जाता है। साथ ही साथ में साइमोक्सोनिल मैनकोजेब जो कि करजेट के नाम से आता है डाउ का, और एंडोफिल का ऑक्सीमेट के नाम से आता है। इस प्रकार से दूसरा स्प्रे जाता है, थर्ड स्प्रे जाता है। ये एज पर डिसीज हमारे यहाँ फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रचलन बढ़ते जाता है। पहली तुड़ाई से पहले हमारे यहाँ ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही पहली तुड़ाई हुई तो पौधे में लिक्विड जिंक, मतलब पहली तुड़ाई लगभग 45 दिन में होती है हमारे यहाँ पे, और पहली तुड़ाई से पहले पहले 5 से 6 स्प्रे हमारे यहाँ मैंडेटरी चले जाते हैं चिली के अंदर। यदि बात की जाए कि पहली तुड़ाई जब हमारी 45 दिन के बाद में स्टार्ट होती है, इक्का दुक्का फल लगे हुए रहते हैं, उस तुड़ाई के जस्ट बाद में हमारे यहाँ पे किसान इस्तेमाल करता है आपका स्टेप्रोसाइक्लिन इस्तेमाल करता है। एक्चुअली स्टेप्रोसाइक्लिन इसलिए हमारे पौधे में इस्तेमाल करवाया जाता है फंगीसाइड्स के साथ में कि जो इन्फेक्शन फैला है किसी मजदूर के हाथ से, किसी ग्रसित फल को हाथ लगाया या किसी डिसीज से ग्रसित कोई पौधा है उसको हाथ लगाया है, और वो जस्ट अगले पौधे की भी तुड़ाई उसी हाथ से कर रहा है, तो इसमें खतरा सबसे बड़ा ये रहता है कि हमारा मजदूर का हाथ ही वाहक बन जाता है किसी भी बैक्टीरिया को फैलाने के लिए। तो इसलिए बैक्टीरिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में लिक्विड जिंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पॉलिनेशन समय से वापस दोबारा स्टार्ट हो सके। साथ में बोरान लिया जाता है। इस प्रकार से लगभग लगभग यदि मैं बात की जाए तो दो बेनिविया के स्प्रे चले जाते हैं, लगभग 4 से 5 स्प्रे डेलीगेट के चले जाते हैं, चाहे डेलीगेट ले लीजिए चाहे ग्रासिया ले लीजिए। यदि नॉर्मल हमारे यहाँ इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो प्रोफिनो प्लस साइफर हो गया, या आपका एसीफेट हो गया 95%, या फिर आपका साइपर ग्रुप में सिंगल साइपर मैथ्रीन हो गया, या अल्फा मैथ्रीन हो गया, या डेल्टा हो गया, ये हमारे यहाँ एकदम नॉर्मल स्प्रे माने जाते हैं चिली के अंदर। और पूरे जीवन काल में जैसे कि अभी सर ने क्वेश्चन किया कि लगभग 25 का हमने सुना है, तो 25 का हमारे यहाँ यदि 4 दिन या 5 दिन की गैप से भी हम गिनते हैं 25 स्प्रे का, तो हमारे यहाँ लगभग 105-110 दिन में 25 स्प्रे कंप्लीट कर लिए जाते हैं, या 125 दिन हाईएस्ट हो गए। जबकि हमारे यहाँ चिली की जो एज मानी जाती है वो ऑन एन एवरेज 9 मंथ की हमारे यहाँ होती है। जून के अंदर इसकी ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद में जब
इसको एंड किया जाता है तो लगभग अप्रैल एंडिंग में हमारे यहाँ एंड होती है। इस बीच में हमारे यहाँ चिली की कम से कम 3 हरी मिर्च की तुड़ाई कर ली जाती है ताकि हम अगस्त का महीना पास कर सके। सितंबर एंडिंग तक हमारे यहाँ रेड चिली का पिकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ लगभग मिनिमम यदि बात की जाए, जो सर ने रेशो बताया कि 25 स्प्रे, तो हाँ हमारे यहाँ 25 स्प्रे मिनिमम जाते हैं। यदि मैक्सिमम की बात करें तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ चिली का जो स्प्रे शेड्यूल है वो रहता है। साथ ही साथ में वाटर सॉल्युबल का भी एक बड़ा सेगमेंट है, जिसमें कि जितने भी ग्रेड चिली में शायद ही कोई ग्रेड छूटा हो, चाहे आपका पॉलीसल्फेट हो 0-32 हो, 0050 हो, 24-24-24 हो, 13-045 हो, मतलब कोई सा भी ग्रेड जो कि आता हो और चिली में नहीं डलना हो, ऐसा पॉसिबल है। फर्टिगेशन में यदि बल्क फर्टिलाइजर की बात की जाए तो पोटास, यूरिया, डीएपी ये मेजर फर्टिलाइजर माने जाते हैं। हमारे एसएसपी सिर्फ और सिर्फ नर्सरी में दिया जाता है। तो इस तरीके से शेड्यूल रहता है। यदि मैं बात करूं डिसीज की तो हमारे यहाँ लेट ब्लाइट हो गई, अर्ली ब्लाइट हो गई, नेमाटोड्स हो गए, व्हाइट ग्रेप का अटैक हो गया, साथ ही साथ में अभी फ्यूजोरियम बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर अल्टरनेरिया हो गया, एंथ्राक्नोज हो गया। ये सारी डिसीज हमारे यहाँ चिली के अंदर देखने को मिलती है। इस वजह से हमारे यहाँ जो स्प्रे है, नंबर ऑफ स्प्रे रविंद्र जी शायद यदि चिली, हाँ, आ रही है राजपूत जी, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो इस प्रकार से चिली का हमारा जो शेड्यूल होता है वो लगभग कंप्लीट होता है। यदि कुछ किसान ऐसे भी रहते हैं कि जिनको पता रहता है कि मुझे अक्टूबर या नवंबर में चिली को एंड करना है, यदि रेट के इशू रहते हैं तो वो फिर किसान नंबर ऑफ स्प्रे कम अप्लाई करते हैं। बट 90% फार्मर ऐसा है जिनका कि चौथे या पांचवें दिन चिली के अंदर स्प्रे जाता ही जाता है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन न होने के कारण हमारे यहाँ अभी वायरस का अटैक भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। उस कंडीशन में यदि बात की जाए तो बहुत सारे किसान, मतलब 10 या 20% तो किसान ऐसे हैं जो कि तीसरे दिन भी स्प्रे करते हैं, मतलब सिंगल डे का गैप लेते हैं और स्प्रे करते हैं। तो ये मेरा चिली के ऊपर था सर। यदि चिली के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो या पर्टिकुलर मेरे एरिया की जानकारी चाहिए हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ब्रीफ कर सकता हूँ सभी के साथ। आप आपका नंबर दे दें तो व्यक्तिगत रूप से भी लोग आपसे बात कर लेंगे। संतोष जी सर जी जी को अगर कोई क्वेश्चन करना हो ना दादू, हाँ संतोष जी, सर। सर जी एक्चुअली ये जो सर ये राजपूत जी बता दूं बहुत अच्छे मतलब मिर्च के उत्पादक हैं। वो पूरे आपकी पूना मंडी तक भिजवाते हैं। सभी मंडियों में इनकी मिर्च जाती है और ये बहुत फेमस है और काफी अच्छा इनका काम है मिर्च के ऊपर। और जी सर, आप क्वेश्चन करिए सर। एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने सारे केमिकल, पेस्टिसाइड और इन सब की जो नाम लिए हैं, यहाँ महाराष्ट्र में जो अंगूर की खेती करते हैं, जिस तरह से वो लोग सारी चीज़ों का, यानी एक साइंटिस्ट भी उतने पेस्टिसाइड जानता हो नहीं हो मैं नहीं कह पाता हूँ, लेकिन यह उनका एक्सपीरियंस बोलता है। पर रविंद्र जी, आप एक्चुअली मेरा यही एक कहना होता है हर किसान भाई को कि आप जैसा चिली में या मिर्च में जितने भी अलग अलग पेस्टिसाइड के आपने नाम लिए हैं, सबसे पहला एक बात, अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो आपकी जो मिर्च है 1 एकड़ में आपको कितना प्रोडक्शन होता है, यह आंकड़ा सामने आना चाहिए। मान लो 10 टन है, 20 टन है, 25 टन है, 30 टन है, जो भी है, कि 1 एकड़ में इतना प्रोडक्शन होता है। और उसके बाजू में आपने जो पेस्टिसाइड जो कहे हैं, उन जी पेस्टिसाइड का टोटल क्वांटिटी, यानी मान लो अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड यूज किया है, आपने प्रोफेनोफॉस यूज किया है, या और भी कोई भी पेस्टिसाइड जो यूज किए हैं, उनका टोटल क्वांटिटी,
मान लो जैसा इमिडाक्लोप्रिड आज 70% वाला आता है, तो अगर आप 100 ml अगर आप यूज करते हो, इसका मतलब आपने वह 70 ग्राम यूज किया है। बिल्कुल। और आपने मान लो कि एक छिड़काव में, जैसा मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, यही इमिडाक्लोप्रिड का जो रिकमेंडेड डोज था थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, यह 0.3 ग्राम या ml पर लीटर था। 0.3 का डोज था, लेकिन आज एक ग्राम तक या 1 ml तक ये डोसेस गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप टोटल क्वांटिटी कितना यूज किए, हर पेस्टिसाइड का नाम एक के नीचे एक अगर आप लिखे, और 100 ml यूज किया लेकिन 100 ml में 70 ग्राम आया है, और उसी तरह हर पेस्टिसाइड का नाम लिख के इतना क्वांटिटी गया है, इतना एक्चुअल मटेरियल है, ऐसा अगर आप टेबल कर लो तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने आपकी फसल में टोटल कितना ग्राम पेस्टिसाइड अप्लाई किया है। एक मोटा मोटा सा अगर मैं आपको, जैसा हम लोगों का जो सोयाबीन का एक एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग 900 ग्राम तक या 1.5 किलो तक पेस्टिसाइड 1 एकड़ में यूज करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि यह एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मान लो 900 के जगह पे वह थोड़ा बहुत कम होगा, पर इस मिर्च में आप कितना क्वांटिटी यूज करते हो, और 1 किलो मिर्च पर, जो 1 किलो मिर्च की फसल आपको हाथ में आती है, उस 1 किलो मिर्च पर कितना मिलीग्राम पेस्टिसाइड आपने छिड़काव किया। और जैसा आज कोई भी सब्जी होवे, उन सब्जियों में हरी मिर्च खाने में आती ही है। जैसा मान लो 4 लोगों की रसोई बनती है, तो 4 मिर्च हमारे खाने में जाती है। तो 1 किलो मिर्च में कितनी मिर्च आपकी बैठती है, यानी 1 किलो में मान लो जितने भी बैठती होगी, उस पे से एक आंकड़ा सामने आता है कि हर रोज मिर्च के माध्यम से इतना पेस्टिसाइड मेरे खाने में जाता है। और ये सब चीजें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल ऑफ पेस्टिसाइड या एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, ये वैल्यूज अवेलेबल है हर क्रॉप के लिए। तो इन विषयों पे भी जो डेटा आप दोगे, उसके ऊपर से फिर एमआरएल और एडीआई वैल्यूज निकालते आती है, और इन सब चीजों का फिर हमारे शरीर पे क्या असर हो सकता है, इन बारे में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमिडाक्लोप्रिड का जो डोज पहले था, आज बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह हर पेस्टिसाइड के डोज में अगर आप 20 साल पुराना अगर डेटा किसी भी किसान भाई के पास में है मिर्च का, तो वह डेटा आज आप कंपेयर कीजिए कि 20 साल पहले कितने छिड़काव होते थे, कितने क्वांटिटी में पेस्टिसाइड का डोज दिया जाता था, और आज क्या दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि हम हर रोज, जैसा मैंने कहा है सिंपली कि एक बंदे के लिए 1 मिर्च खाने में जाती है हर रोज, तो उस 1 मिर्च पर कितना पेस्टिसाइड छिड़काया जाता है। तो ये डेटा कब निकलेगा, जब हमें एक्चुअल फिगर्स सामने आएंगे। और मेरा ये मानना है कि इन सब पेस्टिसाइड के बाकी के भी जो चीजें हैं, आने वाले समय में हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे। पर यह डेटा अगर आप दे पाओ, भले ही अगले 15 दिन महीना भर लगे, पर यह डेटा अगर सामने आवे, बिल्कुल 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 सर, तो बहुत इसमें से क्योंकि देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चंद्रपुर या भंडारा में मिर्च का प्रोडक्शन लिया जाता है मुख्यतः, या कुछ अलग अलग जगह पे भी, यानी हर कोई किसान भाई आज तो मिर्च करता ही है छोटे बड़े पैमाने पे। लेकिन
आपके एरिया में सबसे ज्यादा, जो आपने 3 जगह के नाम बताए, तो उनमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिर्च का प्रोडक्शन होता है? खरगोन। खरगोन में होता है। तो यस। अब इसमें ये सारे जितने भी पेस्टिसाइड आपने लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस खरगोन एरिया के जो पानी है, जो पानी खेत को दिया जाता है, उसका सॉल्ट लेवल यानी टीडीएस लेवल आप एक बार अगर चेक कर ले और उसका यस। कंपैरिजन आप इटारसी के पानी से कर ले, तो मुझे ऐसा लगता यस। है कि हमें और भी चीजें कुछ सामने आएगी और इसका महत्व फंगीसाइड एप्लीकेशन से बहुत बड़ा है। ये आने वाले चर्चा सत्र में हम लोग समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, लेकिन अगर आपने इसका डेटा मेंटेन करके रखा है, लिख के रखा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी किसान भाइयों को वह अगर शेयर कर सकते हैं तो आपने करना चाहिए, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ चीजें बाहर आ सकती है। जी वो एक्चुअली सर मैं अभी फिलहाल क्या है, ड्राइविंग करते करते मैंने मीटिंग ज्वाइन की है। बट यदि बात की जाए पेस्टिसाइड की तो थोड़ा मैं और ब्रीफ करना चाहूंगा। 2 मिनट का समय लूंगा मैं सभी किसान भाइयों का। अ, यदि हम बात करें निमाड़ की मिर्च की, तो निमाड़ में एक बेड़िया मंडी है जो कि अ, हमारे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है, जो कि एक्सपोर्ट करती है एशिया की, न कि इंडिया की, जो कि चिली को एक्सपोर्ट करती है। यदि बात की जाए आज के 3 साल पहले तक, तो जो बेड़िया मंडी की चिली थी, जो रेड वाली थी मिर्च, उसका हमको हाईएस्ट रेट मिलता था। इस वजह से कि उसमें नंबर ऑफ स्प्रे आज के 3 साल पहले तक कम जाते थे। आज की ये कंडीशन है कि जब इसका टेस्ट किया गया और केमिकल परसेंटेज निकाला गया, तो फॉरेन में हमारी मिर्च की डिमांड जीरो सप्लाई है निमाड़ की। उसका रीजन सबसे मेन तो यही आया कि ज्यादातर इंसेक्टिसाइड जो कि वेजिटेबल्स के ऊपर बैन है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ स्प्रे किए जा रहे हैं। जैसे कि बात की जाए मोनो, जो कि हमारे यहाँ बैन है। अब वेजिटेबल के ऊपर एसीफेट की भी यदि बात की जाए तो मिनिमम मात्रा में जाना चाहिए, बट हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा अप्लाई किया जाता है। यदि सर ने जैसे अभी पूछा, तो हमारे यहाँ सर केमिकल का मैं आपको पूरा लैपटॉप से जिस दिन मैं जुड़ूंगा या हम शाम को कनेक्ट होते हैं, आपको पर चिली के हिसाब से उसके ऊपर कितने ml या कितने ग्राम पेस्टिसाइड या फंगीसाइड गया हुआ है, ये पूरा डाटा अवेलेबल करवा दूंगा। बट सीधी भाषा में यदि मैं इजी वे में समझाना चाहूँ, तो निमार की मिर्च खाने लायक नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि इंदौर CHL हॉस्पिटल है, जो कि मल्टीलिटी हॉस्पिटल है, उसमें सिंगल कैंसर के यदि पेशेंट देखे जाए, तो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है कुक्सी, उसके पेशेंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे कुक्सी के। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चिली का सबसे पहले जो खेती स्टार्ट हुई, वो खरगोन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में कुक्सी और मनावर में सबसे पहले स्टार्ट हुई। नंबर ऑफ स्प्रे ज्यादा गए हैं, इस वजह से आज वहां पे प्रोडक्शन तो बंद हुआ ही हुआ है। वहां पे दूसरी चीजों का जब प्रोडक्शन हो रहा है और जब किसान उसको ले रहा है, तो ना तो उसको इतने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और साथ ही साथ में वहाँ की सॉइल इतनी टॉक्सिक है कि वहां से जो प्रोडक्शन आ रहा है उसको खाने पे भी आज कहीं ना कहीं उसको अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है, किसान को और किसान के परिवार को, और उस प्रोडक्शन को जो खा रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं ये सीधे वे में यदि समझाया जाए, मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो खाने लायक नहीं मानी जाती है हमारे यहाँ की मिर्च। सर इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दादू और सभी जो गणमान्य व्यक्ति है, यानी मिट्टी टॉक्सिक हो रही है, यह जो वर्ड अभी आ रहा है, मिट्टी टॉक्सिक हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब विषय सोच के है। आने वाले समय में हम हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको किस तरह की मिट्टी दे के जावे, इस बारे में भी विचार होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आज भाई साहब ने, रविंद्र भाई साहब ने जो चीजें यहाँ रखी, या आलोक जी ने जो चीजें रखी, अगर हम लोग
अलग अलग राज्यों का अगर विवरण करें या चर्चा सुने तो सारी चीजें सामने आएगी। यानी एक जो चीज मेरे सामने अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि जो कुक्षी है, कि वहां की जो मिट्टी है उसकी हालत, और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जोन है या पंजाब में जो कैंसर ट्रेन जहां से निकलती है, तो वह कैंसर ट्रेन आज पंजाब में चल रही है, पर आने वाले समय में कैंसर बसेस ना होवे, इतना हमें है ना सोचना। सर, है अभी फिलहाल में खंडवा से गुजरात में एक हॉस्पिटल है नडियाद, जहाँ पे कि चिरायु हॉस्पिटल है, गुजरात गवर्नमेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि कैंसर का फ्री इलाज किया जाता है। खंडवा से फ्री ऑफ कॉस्ट बस चलती है, स्लीपर बस, जो कि ले जाती है गुजरात। ये एक्चुअल कंडीशन है। आप उसका डिटेल थोड़ा मुझे शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह क्योंकि मैं कुछ इन विषयों में काम कर रहा हूँ, कि जहां जहां पे ये सब विषय है, जैसा आपने कैंसर पेशेंट को लेके जाने के लिए फ्री बस सेवा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो आप कह रहे हो, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है सर, यानी 100%। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, क्योंकि ये जो भी सारी चर्चा होती है किसी ना किसी अथॉरिटीज के सामने होती है, तो आप बिल्कुल सर। मुझे ऑथेंटिक वो अगर कुछ उसका डॉक्यूमेंट है या कुछ। डॉक्यूमेंट के साथ साथ में सर बस की पूरी डिटेल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें बुकिंग के लिए एक नंबर दिया जाता है, उसमें पेशेंट का नाम बता के पेशेंट नंबर जो हॉस्पिटल से अलॉट करते हैं उसका नाम बताना पड़ता है, तब जाके आपकी सीट बुक होती है उसमें। आदरणीय पवन जी, सर आप ही अब कमेंट कीजिए, मुझे ऐसा लगता है सर। पवन पवन जी। सर जी। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज के बहुत सुंदर आज की योग कक्षा के लिए हितेश जी का बहुत अभिनंदन। और आज की जो चर्चा डॉक्टर संतोष चौहान ने मेटाराइज्म के ऊपर दी है और उसकी सूक्ष्म जो चीजें हैं, जो बारीकियां बताई हैं, उसके लिए उनका भी अभिनंदन। और आज के हमारे जो किसान कृषक खरगोन जिले से रविंद्र जी आए थे, उनका भी बहुत अभिनंदन है कि ये इस तरह की चर्चाओं से हम जो महत्व है जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का, इसके प्रति हम और ज्यादा सजगता से हमें सोचने की जरूरत है। जो केमिकल आधारित खेती जो किसान करते हैं, उनको भी ये चीज जब समझ में आती है और शायद वो अपना परिवर्तन करना चाहते हैं कि ये केमिकल से हम मुक्ति कैसे पाएं और ये केमिकल की हम खर्चे को कैसे कम करें, और केमिकल डालने की वजह से जो हम मिट्टी के ऊपर, बाकी प्राणियों के ऊपर जो हम जो कार्य कर रहे हैं, उससे हम कैसे दूर हों। शायद इस विषय के ऊपर भी हमें आने वाले समय पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा रविंद्र जी से कि वो जब एक दिन समय निकाल करके इन विषयों पर भी हम बातचीत करें कि केमिकल आधारित खेती को हम किस प्रकार से परिवर्तित करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, कि वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ पूर्ण रूप से परिवर्तन हो सके। तो ये कार्य बहुत कठिन लग रहा है आज की तारीख में, लेकिन जितनी भी जानकारी आ रही है कैंसर की, बीमारियों की, और परसों के जो हमारे मुख्य वक्ता थे उन्होंने तो कह दिया कि मिट्टी का खून निकल रहा है हमारे पानी में। तो ऐसे जब हम शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और हम कैंसर ट्रेन से कैंसर बस की तरफ भी हम बढ़ने लग जाते हैं, तो ये विषय बहुत चिंतनीय हो जाता है। और ये विषय केवल किसान तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे जो उपभोक्ता है और उसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी तंत्र है, मानव का तंत्र है और जो प्रकृति का तंत्र है, सबको एक साथ ये प्रभावित कर रहा है। तो इस विषय को गंभीरता से देखते हुए और डॉक्टर चौहान का जो कार्य नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साथ मिलकर के जो उन्होंने पढ़ाई की है और उसकी गहनता को उन्होंने हमारे बीच में लाने का जो प्रयास कई महीनों से लगातार करते आ रहे हैं, अब धीरे धीरे इस तरफ हम लोग अब केंद्रित इस तरफ होने की जरूरत है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को, जो हम हमारा जो दायित्व है प्रकृति के प्रति और
जीवन के प्रति जो दायित्व है, केवल मानव ही नहीं, उसके अलावा भी जो अन्य जीव जंतु हैं, उसको हम निर्वहन कैसे कर रहे हैं। तो इन विषयों के ऊपर हम आने वाले दिनों पर और गंभीरता पूर्वक चर्चा करें। और डॉक्टर चौहान को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले शनिवार को जब आप नहीं आए थे, तो हमने इन आंकड़ों के ऊपर काफी विस्तृत चर्चा की, और जो आंकड़े हैं, जो भी है, उसको और अच्छी तरह से सामने लाने का प्रयास किया था। तो ये प्रयास लगातार जारी रहेगा, और जैसा आपने बताया है, उस चीज को हम आगे आने वाले सत्रों में रविंद्र जी और उनके साथ जुड़े हुए अन्य किसान जो है, उनके साथ भी इस विषय पर बातचीत करें। तो एक साझा एक रणनीति तो बने, हमारे जैविक किसान हो चाहे केमिकल आधारित खेती करने वाले किसान, सबकी एक साझा रणनीति तो बननी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो तो जरूर बनना चाहिए। और इस पर हमें सहमति लेते हुए आगे अपने कार्यों को करना चाहिए। मुझे फिलहाल अभी इतना ही कहना है, समय काफी आज हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आने वाले समय में जो भी हमारी वार्ता रहेगी, बहुत सकारात्मक होते हुए उससे कुछ एक परिणाम आगे निकलने वाला है, इस कामना के साथ मैं सबको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। दादू, रविंद्र जी का नंबर मुझे शेयर करना। जी जी सर मैं कर दूंगा सर। ठीक है। रविंद्र जी का नंबर। और सर मैं एक मेरे पास सूचना और नंबर है सर, और मैं अभी चैट बॉक्स में डाल भी देता हूँ और सभी को शेयर भी कर दूंगा। ये जी सर एग्रीकल्चर से इनकी पढ़ाई है, खुद की खेती करते हैं और मिर्च का उत्पादन बहुत लेते हैं, कई अवार्ड भी ये ले चुके हैं, और आज मिर्च के नाम में इनका नाम जाना जाता है सर। और ये पूरी मिर्च के विषय में मैं सदन को बस ये बताना चाह रहा था राजपूत जी के माध्यम से कि कैसे मिर्च उत्पादन होती है और कितने स्प्रे होते हैं। तो जी जी ओम, मैं सर थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ इसी में जोड़कर कि जीतू जी हमारे एक राजस्थान गुजरात से जो आए थे मुख्य अतिथि, उन्होंने पोटैटो पे ने आलू पर बात की थी। और जो हमारा माउंट आबू वाला क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा आलू पैदा होता था, और वहां पर भी अब वही स्थिति हो रही है जो कैंसर वाली बात कर रहे हैं। और दूसरा, वहां की जमीन भी खराब हो गई, और दूसरी जगह से जो आकर के उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ की उपजाऊ जमीन थी वो अब नेमाटोड से ग्रसित हो गई है, और इस तरह से वहां पर भी मिट्टी जो है खराब हो गई है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र है, जैसे पंजाब में हम देखते हैं कि जो कपास वाला क्षेत्र है वहां से कैंसर ट्रेन चल रही है, अभी अब ये खंडवा और यहाँ से चलने लगी, वहां वो माउंट आबू के पास से चलने लगी, और अब नर्मदापुरम भी उसी क्षेत्र उसी ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ी मतलब सोचनीय स्थिति है। जी ओ। एक्चुअली आज बहुत से हैंड रेज है, मुझे ऐसा लगता है समय थोड़ा सा आप देखिए लेना कैसे। पड़ेगा सर, एक 2-2 मिनट ले लेते हैं यस यस प्लीज। सर। गणेश जी आप हमें राकेश जी को बुला लीजिए भैया। जी सर नमस्ते। सर मेटारिज्म का जो मैं जानना चाह रहा था कि वह जो डेवलप होता है और जो कार्य करता है उसे हम घर पे कर सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहिए। मेटाराइजियम इतने आसानी से ट्राइकोडर्मा जैसा नहीं होता है, और जो किसानों की प्रयोगशाला है, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि हम लोग सिर्फ ट्राइकोडर्मा तक सीमित रहे, बाकी सारे जो सूक्ष्म जीव है, फिर वो मेटाराइजियम होवे, बिवेरिया होवे, शोडोमोनास होवे, इसका मल्टीप्लाई ही करना जरूरी है। आप कहीं से उसका इनोकुलम या जो हम लोग मदर कल्चर कहते हैं वो लेके आइए और मल्टीप्लाई कीजिए, जिस तरह से शरद भैया ने किया था। जी धन्यवाद। और रविंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि मिर्च का उत्पादन कितना लिया है हाईएस्ट? और यदि ग्रीन की बात की जाए, ग्रीन चिली की, तो हमारे यहाँ 4 से 5 जब फ्राई होती है तो 6 से 7 एमटी हो जाती है। और जब हम बात करें रेड सेगमेंट की तो लगभग वो 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाली है। जी धन्यवाद आप लोग। जी
जी राकेश गौर जी। गौर साहब आमिर जी, ओम जी सदन में सभी को। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे मिर्च पे बहुत ज़्यादा इनने ट्रीटमेंट दिया है, तो मैंने भी जून में मिर्च के पौधे रोपे थे अपनी एक लाइन बना करके 100 पौधे, जिसमें से मतलब जब फलन की अवस्था आती है मतलब 70 के दिन के आसपास की जो आती है, 60-70 के दिन के आसपास फूल आना चालू हो जाता है। तो मतलब हफ्ते की हमारी उनमें से 3 से 4 किलो के आसपास, 3.5-4 के आसपास मिर्च निकलती है। और इनमें कोई मतलब स्प्रे ऐसा शेड्यूल नहीं है कि मतलब पूरे चाहिए प्राकृतिक तौर पर है वो मुझे मिर्च। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मिर्च पूरा इतना सब खर्च करके ही होती है। हाँ, ये है कि प्रोडक्शन जरूर मेरा कम है, 3 से 4 किलो के आसपास निकाल दूं जो हफ्ते में, जो मुझे जरूरत इतनी ही मिर्च की पड़ती है। तो ये अभी ऐसा स्प्रे भी उस पर कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब गौर साहब ये राजपूत साहब के यहाँ मतलब हजारों टन के हिसाब से होती है। जैसे अपने यहाँ भुसे का ढेर लगता है ना, ऐसा हाँ, इनके यहाँ बेर का वो मिर्च का ढेर लगता है। सर तो फिलहाल ये में काफी दिन से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए जी, ऐसा है। फिलहाल में अभी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी मंडी है, तो आप समझ सकते हैं यदि आप वहां से बस से निकल रहे हैं और पूरे, यदि आप कार से निकल रहे हैं और आपकी कार के शीशे चढ़े हुए हैं, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आप बेड़िया पहुंच चुके हैं। मैं वही बोलना चाह रहा था सर, एशिया की मंडी में नाम है यहाँ खरगोन का। हाँ, वो तो होगा ना, मगर मैं ये सब बोलना चाह रहा कि ऐसा नहीं है कि मिर्च मतलब होती है, प्राकृतिक तौर पे भी होती है पूरा, मतलब यहाँ कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है, कोई खाद पानी का शेड्यूल नहीं है, उसके बाद भी मतलब प्रकृति जून से भी लगी, अभी पौधे स्वस्थ हैं, अभी भी निकल रही है, मतलब मिर्च चालू है और वो भाई चालू आप हरी रहेगी। मिर्च तो खा रहे हैं, पर लाल मिर्च तो खरगोन की खा रहे हैं ना। नहीं, नहीं, हाँ, वो तो खैर अब, ये है कि आपके यहाँ गए या हमारे यहाँ से कहीं गए तो वो तो आना ही है खाने में, वो तो स्वाभाविक बात है। लाल मिर्च तो कहीं इस समय तो खरगोन की खाई जा रही है। नहीं मेरा जी ओम, मेरा जी, तो केवल संतोष सर से प्रश्न है कि इन परिस्थितियों में आप क्या सुझाव देते हैं कि इतने जैसे आपने अंगूर पे वहां पर कम किए हैं स्प्रे, तो क्या मिर्च पर यहाँ स्प्रे कम हो सकते हैं जी ओम? कोई भी फसल में ये जो स्प्रे है वो डेफिनेटली कम हो पाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि पेस्टिसाइड कौन से यूज होते हैं उसकी एक लिस्ट आ जाए, बाकी की सारी चीजें हम लोग प्रॉपर चर्चा लेके यह विषय आगे लेंगे, लेकिन इनका 50% केमिकल हम डेफिनेटली कम कर पाएंगे। जी ओम सर, जी 50% ओम। पक्का कम हो जाएगा। अरे सरदैया जी, अब सबके प्रश्न हो गए हैं तो आभार करें और सत्र का समापन करें जी ओम। आदरणीय शरद भैया, गणेश गौर जी, गणेश गौर जी उपस्थित है? जी 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 तो भैया सबका आभार प्रदर्शन करो और सत्र का समापन करो। जी आज के इस योग शिक्षक आदरणीय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हमारे संतोष सर जी ने जो मेटाराइज्म के ऊपर जो चर्चा की है, जो विस्तृत जानकारी हमको प्रदान की, इसके लिए मैं उनको कोटि से नमन करता हूं। और आज के हमारे मिर्च के कृषक भी और साइंटिस्ट भी, जिन्हें कहना मेरे लिए कम नहीं है, ऐसे रविंद्र जी और उनके मित्र आलोक जी, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी मिर्च के बारे में दी है। क्योंकि हम कोई काम करते हैं और उसमें इतना विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, यह भी एक चैलेंज का काम होता है। मैं इसी कड़ी में आदरणीय मेहरा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी योगा हर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस कार्यक्रम में
अनवरत रूप से लगी हुई है। मैं बेनीश्वर भानुश्वर राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सीएम राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस कड़ी को निरंतर चलाने वाले दिनेश जी सेमवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर किशोर दुबे, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हितेश चौधरी जी,